हेलो बच्चों, अब हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 4, 5, 6 और 7 को इस वीडियो में हल करेंगे। आप उन्हें देखें, समझें। प्रश्नावली अवली 1.2 प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 4 कहता है कि HCF 306 और 657 बराबर 9। मैंने 306 और 657 का जो HCF है, मैंने महत्तम समापवर्तक, वो 9 है, तथा LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। मैंने 306 और 657 का LCM हमें ज्ञात करना है। HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, मतलब 306 और 657 का HCF 9 दिया है, तो LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। तो हमको दोनों संख्या दिया है और HCF दिया है और LCM पूछ रहा है, तो हमको सूत्र ज्ञात है लस मस का। सूत्र है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF यानी लस गुणे मस या HCF गुणे LCM, अरे LCM गुणे HCF। तो जो दिया है वहाँ रख दीजिए। पहली संख्या हमारी है 306 और दूसरी संख्या 657 है। बराबर का चिन्ह, लस ज्ञात करना है, लस हमें ज्ञात करना है। मौस दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 9। बस सीधे ज्ञात करने के लिए लस बराबर 9 इधर जब जाएगा तो बटा में हो जाएगा, तो 306 गुणे 657 और पूरे के बटा क्या हो जाएगा 9 से ये संख्या कट जाएगी। 9 3 27, 3 30, 9 चौके 36। अब 34 का 657 में गुणा कर लेंगे। 657 गुणे 34, 4 सते 28, 4 पचे 20, 2 22, 4 छके 24, 2 26, 3 सते 21, 3 पचे 15, 2 17 और 3 छके 18, 1 19। तो 8 3 7 6 13, 9 2 11, 1 12 और 1 1 2, 22,338। तो आ जाएगा 22,338 बराबर लस बराबर हमारा आ गया 22,338। अब प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखो बच्चे क्या कहता है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6n का तात्पर्य क्या है, पहले इसको समझें। कोई 6n का मतलब कि n का हम कुछ न कुछ मान रखते जाएं, तो कह रहा है कि कोई भी मान n का रखने पर क्या इसका जो गुणनखंड होगा
उसमें गुणा करने के बाद जो प्राप्त होगा वो शून्य हो सकता है। जैसे 6 के पावर हम 1 रखें तो 6 का आ जाएगा 6, 6 के पावर 2 रखें तो आ जाएगा 6 गुणे 6 का मतलब 36। 6 के पावर हम 3 रखें तो इसका आ जाएगा 6 गुणे 6 गुणे 6 आ जाएगा 216। चूँकि 6 से हम शून्य की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि शून्य के लिए किसी भी संख्या के गुणनखंड में 2 गुणे 5 अर्थात 2 और 5 का होना जरूरी है। यहाँ संख्या 6 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, वह 2 गुणे 3 होगा, 2 गुणे 3। इससे शून्य को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। बस ये हम करके लिख देंगे, हमारा हल हो गया। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं और क्यों हैं, ये दोनों बताना है। तो इसमें प्रश्न नंबर 6 में दिया है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 यह एक भाज्य संख्या है तो क्यों है, इसको बताना है। यदि तथा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्या है तो क्यों है। क्योंकि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो भाज्य संख्या का परिभाषा होती है कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो अपने और स्वयं एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो अपने और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित न होती हों, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। हाँ बच्चों, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 इसे हमें बताना है कि क्या ये भाज्य संख्याएं हैं। और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, तो कह रहा है कि इसको भी भाज्य बताना है। तो भाज्य का मतलब होता है, भाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जो अपने और एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं, वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। जैसे आपको बताएं कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, 1 से 100 के बीच में
अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या हमने पिछले वीडियो में बता दिया है, वो 25 होती हैं। उसके बाद भी संख्याएं होती हैं, उनको हम निकाल सकते हैं आराम से। तो हमको यहाँ पर अभी ये देखना है कि भाज्य है, ये संख्याएं जो भाज्य हैं, जो लिखा गया ये भाज्य हैं कि नहीं है। यदि भाज्य हैं तो क्यों भाज्य हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ से 7 गुणे 11 गुणे 13, यहाँ तक हम यदि संख्या लें, यहाँ तक का गुणा करके, तो ये संख्या भाज्य होगी, क्योंकि 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी। लेकिन इसमें हम 13 जोड़ दें तो ये निश्चित नहीं कि भाज्य होगी। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये एक संख्या है और ये अलग है, इनको जोड़ा गया तो 13 दोनों में है, यहाँ भी है और 13 इसमें भी। ये पूरा एक ही संख्या है, गुणा कर देंगे तो कोई एक संख्या मिल जाएगी। तो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है। तो सबसे पहले हम 13 कामन ले लेते हैं। तो 13 जब कामन लेंगे तो यहाँ से 7 गुणे 11 बचेगा, 7 गुणे 11 और प्लस यहाँ से 1 बच जाएगा। 13 11 सत्ते 77 और 1 78, अर्थात यह संख्या जो है, जो प्राप्त होगी हमें, वो 78 का 13 में गुणा करने पर जो आएगा वो, अर्थात यह संख्या जो है 13 से भी कटेगी, 78 से भी कटेगी। अतः यह लिख लेंगे, यह संख्या 13 तथा 78 और 78 के सभी अपवर्तक से विभाजित होगी। अतः यह भाज्य संख्या है। इसी प्रकार इसे भी कर लेंगे। इसमें जो है 5 प्लस में है, यहाँ तक एक संख्या, तो 5 कामन ले लेंगे। 5 कामन लेंगे तो बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 1। तो गुणा कर लेंगे। 7 6 के 42 और 3 चौके 12 दूनी 24, 24 में 42 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे। तो 24 42 और गुणे 24। तो देखो बच्चों, इसमें 7 गुणे 6, 7 6 के 42, 4 3 12 दूनी 24, 24 से कम 24, 42 का 24 में गुणा कर लेंगे तो ये आएगा 1008 और प्लस 1 है कर लेंगे तो 1008 और प्लस 1 तो हो जाएगा 1009। तब 5 गुणे 1009 होगा। यह संख्या 5 और 1009 के जितने अपवर्तक होंगे सबसे विभाजित होगी। अतः यह एक भाज्य संख्या है। हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 को करेंगे। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। हाँ, एक 18 मिनट में एक चक्कर लगाता है और एक 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है। वृत्ताकार मैदान है, वृत्ताकार मैदान है। इसका मतलब
कि ये मैदान है और इस मैदान पर दो लड़कियां हैं, एक है सोनिया और एक है रवि। लड़कियां नहीं, एक लड़का है एक लड़की है। सोनिया को 12 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12, सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट का समय लगता है। रवि, देखिए जिसको कम समय लगता है वो अधिक तेज दौड़ता है। जैसे इसका एक चक्कर लगाना है तो सोनिया 18 मिनट का समय लेती है, मतलब वो धीमा दौड़ती है। जबकि रवि जो है इसी का एक चक्कर लगाने में कितना समय ले लेता है, 12 मिनट का समय ले लेता है। तो दोनों एक ही स्थान से एक ही समय दौड़ना प्रारंभ किए हैं। तो रवि तो अब इसे 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है, तो जब ये अभी 12 मिनट पूरा होगा तो ये रवि का एक चक्कर हुआ होगा और सोनिया अभी पीछे रही होगी, क्योंकि 18 मिनट में उसका एक चक्कर लगेगा। तो रवि हमेशा आगे चलता 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 एक समय ऐसा आएगा कि रवि और सोनिया कहीं ना कहीं मिलेंगे। लेकिन हमसे ये पूछा गया कि वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, माने कितने मिनट के बाद मिलेंगे। तो जब भी ऐसा प्रश्न हो तो उसमें हम दी गई संख्याओं का लॉसन निकालते हैं। तो एक संख्या क्या है, सोनिया का जो समय है वो है 18 मिनट और रवि का जो समय है वो 12 मिनट है। इन दोनों का हम लॉसन निकाल लेंगे। तो 2 9 18, 2 6 12। एक वो ऐसा समय आएगा कि जहाँ वो मिलेंगे, जहाँ से चले थे, तो वो लॉस ही होगा। 2 9 18, 2 6 12, फिर 3 से कटाइए, 3 3 के 9 और 3 दूनी 6, अर्थात इसका लॉस जो आएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, ये आएगा। ये गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36। 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद वे जहाँ से चले थे, अपने प्रारंभिक स्थान जहाँ से वे चले थे, वहाँ पर दोनों 36 मिनट के बाद फिर एक साथ हो जाएंगे। फिर रवि आगे निकल जाएगा। 36 मिनट के बाद वे मिलते रहेंगे। तो 36 मिनट बाद हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। हाँ बच्चों, अभी ये प्रश्नावली 1.2 हम समाप्त कर दिए। अब अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे, जिसमें परिमेय अपरिमेय सिद्ध करना होगा। तो उसको सिद्ध करने से पहले आपको उसकी कुछ भूमिका बताएंगे। धन्यवाद।